सेल क्या है, जो भी लिविंग है उनके अंदर लाइफ होता है, स्ट्रक्चर के बने होते हैं। यानी इस पूरे चैप्टर में, सेल चैप्टर के अंदर यही 3 बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना है, लेकिन होगा और तभी वो इंडिपेंडेंट कहलाएगा, यूनिट ऑफ लाइफ कहलाएगा। यानी जो सारा फंक्शन होता है वो सब सेल के अंदर होता है, इसीलिए तो हम सेल को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। वही छोटा छोटा फंक्शन हमारे बॉडी में बड़ा फंक्शन लेकर के आता है, ठीक है। लेकिन सेल में अगर इस तीनों में से कोई एक गायब होता है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को एक तरह से कहा जाए इंश्योर नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए, हाय एवरीवन, माई सेल्फ राजन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के शानदार सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग सेल चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, हम आपको बोले थे कि हर दिन कोशिश किया जाएगा 8 बजे 9 बजे के करीब में आपको एक वीडियो अपलोड करेंगे बायो से रिलेटेड। क्लास 11th का हम कोशिश कर रहे हैं अभी आपको क्लास 11th से रिलेटेड वीडियो जो है वो अपलोड करें। देखिए, चूंकि सिलेबस का आप लोग डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये क्लास 11th में जो बेसिक चैप्टर है सेल, जो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं सेल के बारे में, 9th में भी हम लोग पढ़े। चूंकि यहाँ पे लिविंग का चर्चा होगा, लिविंग का बायो पढ़ रहे हैं तो लिविंग का चर्चा होगा, और लिविंग का जब चर्चा होगा तो ऑब्वियस बात है कि हम लोग सबसे पहले सेल के बारे में जानेंगे, काहे कि सेल जो है वो लिविंग का सबसे छोटा यूनिट होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का लेक्चर होगा, हम लोग बहुत लंबा वीडियो नहीं, अभी कोशिश करेंगे कि 20 मिनट 25 मिनट 15 मिनट से ज्यादा का वीडियो रहेगा, ठीक है ना। उसमें कोशिश करेंगे कि हाँ आपको सारा कुछ बताएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सेल के बारे में। देखिए, सेल चैप्टर 8वां चैप्टर आपके एनसीईआरटी में होगा, 8 नंबर का चैप्टर होगा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, ये चैप्टर का जो हेडिंग है वो है सेल, और सेल को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। किसका? लाइफ का। लाइफ इन द सेंस जो भी लिविंग है उनके अंदर लाइफ होता है, जो भी लिविंग है उनके अंदर लाइफ होता है। यानी जो लिविंग होंगे उनका यूनिट क्या है? सेल। यानी इस अर्थ पे अगर कहा जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं सेल के बने हुए हैं। इस अर्थ पे जिनके अंदर भी लाइफ है वो सेल के बने होते हैं। क्लियर? अब आता है सर सेल के बारे में डिटेल स्टडी करना क्या कहलाता है। ये ब्रांच ऑफ बायो की बात करें अगर, तो इसको कहते हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी की अगर बात कर ले तो सर ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग सेल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। यानी हम लोग स्टडी अबाउट सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का स्टडी अगर करते हैं तो वो कहलाता है क्या? साइटोलॉजी कहलाता है। वही हम लोग कहेंगे दूसरा। तो सर दूसरा आता है, चूंकि आज का जो सेल का स्टडी है, पहले के समय में हम लोग कहते हैं क्या, पहले के समय में उतना बेहतर माइक्रोस्कोप नहीं था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये सब नहीं था। आज तो बहुत बेहतर से बेहतर हम लोग साइंस के मदद से बेहतर इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट का डेवलपमेंट कर चुके हैं। तो इसलिए चीजों को पढ़ना जो माइक्रोस्कोपिक है, नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते हैं, उनको भी बहुत आसान हो गया है स्टडी करना। यानी कि ये जो सेल स्ट्रक्चर का पहले स्टडी सिर्फ किया जा सकता था, आज हम लोग सेल स्ट्रक्चर के साथ साथ उनका फंक्शन और वो कैसे अपना नंबर बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन, ये सब कुछ पढ़ते हैं। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और कहते हैं इसको मॉडर्न साइटोलॉजी। और मॉडर्न साइटोलॉजी के अंदर अगर कहा जाएगा तो हम लोग पढ़ते हैं क्या? स्टडी अबाउट सेल स्ट्रक्चर के साथ साथ सेल का फंक्शन, और फंक्शन के साथ साथ सेल का रिप्रोडक्शन। ये तीनों का स्टडी करना सेल से रिलेटेड, यही कहलाता है क्या? मॉडर्न साइटोलॉजी। यानी सर हम लोग कहेंगे साइटोलॉजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल के स्ट्रक्चर का स्टडी होता है, लेकिन मॉडर्न साइटोलॉजी में स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन और फंक्शन के साथ रिप्रोडक्शन का स्टडी करते हैं। अब आता है सवाल कि सर ये सेल साइटोलॉजी जो हम लोग कह रहे हैं सर, इसके फादर कौन है? सबसे पहले किसने स्टडी किया सेल के स्ट्रक्चर का, यानी साइटोलॉजी के फादर? तो हम लोग कहते हैं क्या? देखिए, इस चैप्टर का जो है ना, चूंकि हम अभी पढ़ा रहे हैं सीक्वेंस में, इसका नोट्स भी हम सोच रहे हैं कि आप तक पहुंचाएं। टेलीग्राम चैनल का नाम शेयर करेंगे, जहां पर आपको इस जो भी पढ़ाएंगे उसका नोट्स वहां हम शेयर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, ताकि आपका भी प्रॉपर नोट्स बनते चले, क्लास यहां से समझिए, नोट्स वहां से बनाइए। क्लियर? तो हम लोग कहेंगे फादर
ऑफ साइटोलॉजी कौन है? तो कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक का थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग आगे पढ़ेंगे। रॉबर्ट हुक का हिस्ट्री है कि सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया, तो सेल का स्टडी किया। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉर्क सेल में इन्होंने देखा था, यानी सेल का स्ट्रक्चर सबसे पहले देखा, लेकिन एक स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शन और रिप्रोडक्शन ये सबसे पहले किसने देखा? तो वो हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे? तो ये मॉडर्न साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। और फादर इसके कौन है मॉडर्न साइटोलॉजी के? तो मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर है सीपी स्वानसन। सीपी स्वानसन है। वही हम लोग कहते हैं कि इंडियन साइटोलॉजिस्ट, यानी फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी की अगर बात करिएगा तो इंडिया में सबसे पहले सेल के स्टडी के बारे में, हम सेल के बारे में सबसे पहले स्टडी करने वाले थे डॉक्टर ए.के. शर्मा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा ये हिस्ट्री जाने कि सेल का स्टडी क्या कहलाता है, सेल के स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शन का स्टडी क्या कहलाता है, और सबसे पहले किसने सेल के बारे में पढ़ा और इंडिया में सबसे पहले किसने पढ़ा, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आता है सवाल कि सर सेल होता कैसा है। ठीक है सर, हम लोग सेल पढ़ रहे हैं, सेल के बारे में स्टडी करना साइटोलॉजी कहते हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो सेल होता कैसा है। तो सेल के बारे में हम आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि आज से आप याद रखिएगा, इस अर्थ पे जितने भी लिविंग हैं, ठीक है ना, वो अगर बने हुए होते हैं तो सेल के बने हुए हैं। ये भी हम आपको आगे बताएंगे किसने कहा, लेकिन जो भी ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा वो सेल का बना होगा, और सेल बना होता है 3 चीजों का, और वो 3 चीज कौन कौन सा है? तो वो है सबसे पहला, एक रफ डायग्राम ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सबका सेल ऐसा ही होगा, शेप, साइज, ये सब फंक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग कहेंगे क्या, 3 बेसिक एलिमेंट सेल में होते हैं। एक होता है सेल इन्वेलप, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, और तीसरा होता है न्यूक्लियस। आज से आप एक चीज दिमाग में रखिएगा कि पहला कंपोनेंट सेल इन्वेलप, दूसरा कंपोनेंट साइटोप्लाज्म, और तीसरा कंपोनेंट न्यूक्लियस। यानी इस अर्थ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो माइक्रोब्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, सब किसके बने होते हैं? यही 3 बेसिक स्ट्रक्चर के बने होते हैं। यानी इस पूरे चैप्टर में, सेल चैप्टर के अंदर यही 3 बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं जो बेसिक का नाम उसको हम दे सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, और हम लोग बेसिक के तौर पर भी उसको पढ़ते हैं कि आखिर सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, ये बात किसने कहा कि इस लिविंग सेल से बना हुआ है, समझ बात। तो ये सब सेल का एक तरह से कहा जाए कि ओवरव्यू, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम लोग ये सब पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए इस सेशन में, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि सब लोग एक साथ जब हम लाइव क्लास लेंगे, इसका सेल चैप्टर का सोच रहे हैं कि हाँ कुछ समय के बाद आपका लाइव सेशन आएगा, तो लाइव सेशन आए तो उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चा जो है वो जुड़ सके। इसके लिए आप अपने दोस्त को जरूर जोड़िएगा, ताकि लाइव क्लास जब सेशन लें उसमें पढ़ने में अच्छा लगे, आपको भी पढ़ने में अच्छा लगे और हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगे। चलिए ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं सर, सेल का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस किए, अब आता है कि सेल क्या है। तो आपकी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है एक क्वेश्चन के फॉर्म में, व्हाट इज अ सेल, सेल क्या है। तो हम लोग कहेंगे क्या, सेल के बारे में अगर कहा जाए आपसे, तो सेल का डेफिनेशन तो सर बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर होता है, फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, या लिविंग होता है। कहने का मतलब यह है सेल क्या है,
तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे एक डेफिनेशन, सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट है, किसका, लिविंग का या लाइफ का। यानी हम लोग सेल के बने हुए हैं, ठीक है ना, यानी हम लोग में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सेल है, ठीक है सर। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन 11th के एनसीईआरटी में आपको ये डेफिनेशन की जगह पर व्हाट इज अ सेल में लिखा हुआ क्या है, पहले लिख देते हैं फिर समझाएंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, पहला, परफॉर्मिंग all the essential functions of life, और दूसरा independent existence। क्लियर। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और दूसरा है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो समझ लीजिए ये सेल का डेफिनेशन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, इसका मतलब क्या होता है सो आपको हम कोरिलेट कर देते हैं। देखिए हम लोग सेल के बने हुए हैं, इस अर्थ पे जितने लिविंग हैं वो सब सेल का बना हुआ है, ठीक है सर। तो हम लोग कहेंगे क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंपल सा बात है कि सर कोई सेल है, जो एक सेल है वही क्या है, ऑर्गेनिज्म है। क्या है, वही ऑर्गेनिज्म है। यानी लाइक हम लोग एग्जांपल कह सकते हैं अमीबा, लाइक हम लोग कह सकते हैं बैक्टीरिया, ठीक है जी, लाइक हम लोग कह सकते हैं पैरामीशियम। ये सारे के सारे अगर कहा जाए, समझना बात, ये सारा का सारा कहा जाए तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो आप सोच के देखिए यहां पर सेल का डेफिनेशन यूनिसेलुलर के रेस्पेक्ट में कहा गया कि देखिए जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये सब एक सेल का बना होता है, यानी ये सब सारा का सारा इसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो लाइफ के लिए है, जैसे रेस्पिरेशन, ठीक है ना, जैसे एक्सक्रीशन, जैसे डाइजेशन, ये सारा कुछ अमीबा में होता है। वही हम लोग कहेंगे बैक्टीरिया में भी होता है, वही हम लोग कहेंगे पैरामीशियम में भी होता है। यानी कि सर ये सारा का सारा इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और दूसरा ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं, मतलब ये अपना जीवन खुद पे निर्भर होते हैं जीवन के लिए। ऐसा नहीं है कि हाँ ये एक अमीबा है तो दूसरे अमीबा को कहेगा कि तुम मेरे लिए सांस ले लो, हम तुम्हारे लिए खाना खा लेते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में। समझ में बात, जो जिंदा रहेगा उसी को खाना खाना होगा, जो जिंदा रहेगा उसी के सेल में, उसी के बॉडी में क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। यानी कि हम लोग कहेंगे सर कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। तो जब आप एक सेल के बारे में कह सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म जब सेल है तो कह सकते हैं कि ये परफॉर्म करता है इसेंशियल फंक्शंस और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है, तो हम कहेंगे यही तो सेल है। थोड़ा समय के लिए अगर मान लीजिए इल्यूजन को दूर करिए तो क्लियर हो रहा होगा कि यही तो सेल है, और ये जब सेल है तो यही तो ऑर्गेनिज्म है। यानी एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है सेल। यानी जो बात हम ऑर्गेनिज्म के लिए कह सकते हैं वही हम लोग कह सकते हैं किसके लिए, सेल के लिए। समझ में बात, इसीलिए आपके एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये पॉसिबल तब है जब सेल तीन बेसिक चीजों का बना होगा। अगर इस तीन चीज कौन कौन, सेल इन्वेलप, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, अगर उसमें से कोई एक चीज गायब होगा तो फिर ये इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका खत्म हो जाएगा। इसीलिए लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर
of cell that does not ensure independent existence. Hence, cell is the basic structure, comma, fundamental and functional unit of life. Living the life. देखिए एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि कोई भी चीज अगर देखा जाए कि सेल के स्ट्रक्चर से पूरा नहीं है, यानी कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आप कह रहे हैं, लेकिन उसमें सेल इन्वेलप होना चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए और न्यूक्लियस होना चाहिए। ये तीन चीज होगा तभी वो इसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएंगे और इंडिपेंडेंट शो करेंगे। लेकिन इस तीनों में से कोई एक गायब होगा, फिर वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर पाएगा। डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। आज चूंकि सेल में तीनों चीज होता है, इसलिए हम सेल को क्या कहे हैं? फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहें। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लेते हैं वायरस। वायरस भी कहा जाए तो लिविंग होता है, काहे कि वायरस हम लोग अभी देखें 3 साल पहले कोरोना वायरस तबाही मचाया दुनिया में, है कि नहीं? कोरोना वायरस के बारे में अगर कहा जाए तो एनिमल वायरस जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है? ऐसे वायरस का टॉपिक जब आएगा तो पढ़ाएंगे। ये बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियोफाज, ऐसा तो इसमें ये प्रोटीन का बना होता है। ये मान लेते हैं सेल इन्वेलप है, जैसे इसमें ये सेल इन्वेलप है और इसमें आरएनए था, किसमें? कोरोना वायरस में। बैक्टीरिया में भी आरएनए या डीएनए हो सकता है। तो हम लोग कहेंगे ये न्यूक्लियस का काम कर दिया, लेकिन इसमें फिर साइटोप्लाज्म नहीं होता है, इसमें भी साइटोप्लाज्म नहीं होता है, ये न्यूक्लियस का काम कर दिया। तो हम लोग कहेंगे दो ही स्ट्रक्चर है, तीन चीज नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है। तो साइटोप्लाज्म नहीं है तो क्या वायरस इंडिपेंडेंट है? नहीं है, वायरस डिपेंडेंट है। बैक्टीरियल वायरस अगर होगा तो बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट होगा, एनिमल वायरस होगा तो एनिमल पे डिपेंडेंट होगा, प्लांट वायरस होगा तो प्लांट पे डिपेंडेंट होगा। यानी ये स्टेटमेंट का ये मतलब निकला कि सर ये सेल नहीं है। जब भी सेल होगा, सेल तभी हम कहेंगे जब वो तीन चीज होगा, और तभी वो इंडिपेंडेंट कहलाएगा, यूनिट ऑफ लाइफ कहलाएगा। यानी वायरस सेल का स्ट्रक्चर नहीं है फिर भी लिविंग है, ये हम सेल थ्योरी में पढ़ेंगे, उस समय एक्सेप्शन में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज का जो हम लोग क्लास देखे अभी तक, उसमें सेल के बारे में समझने का कोशिश किए। सेल के बारे में पढ़ना साइटोलॉजी, जो आपको अभी बताया कि सेल के बारे में पढ़ना साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना? वही हम लोग कहें कि मॉडर्न साइटोलॉजी क्या है, तो स्ट्रक्चर, फंक्शन और रिप्रोडक्शन का स्टडी करते हैं, ठीक है ना? उसके बाद हम आपको बताएं कि सेल तीन चीजों का बना होता है, सेल इन्वेलप, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। फिर उसके बाद हम आपको बताएं कि सेल का डेफिनेशन, सेल क्या होता है। तो हम लोग कहें कि हाँ, सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े कि सेल का डेफिनेशन 11th-12th के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो आपके एनसीईआरटी में ये लिख रखा है, यानी सेल को ऑर्गेनिज्म से कोऑर्डिनेट किया, यानी एक ऑर्गेनिज्म में जो सारा फंक्शन होता है वो सब सेल के अंदर होता है। इसीलिए तो हम सेल को क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। वही छोटा छोटा फंक्शन हमारे बॉडी में बड़ा फंक्शन लेकर के आता है, ठीक है? लेकिन सेल में अगर इस तीनों में से कोई एक गायब होता है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को एक तरह से कहा जाए इंश्योर नहीं करता है, ठीक है? तो चलिए आज का हम इतना ही सेशन रखते हैं। कल हम आपको पढ़ाने वाले हैं डिस्कवरी के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ है। न्यूक्लियस अगर जानते हैं तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी कैसे हुआ है, ये सारा कुछ हम लोग अगले क्लास के लिए रखते हैं। आज का क्लास यही रखते हैं, ठीक है? तो ये सेशन अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो जरूर इस सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज का हम यही रखते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।